कभी सोचा है कि कंक्रीट की एक छत या स्लैब इतना सारा वजन कैसे उठा लेती है? देखिए, इसका राज छिपा है स्टील की एकदम सटीक कैलकुलेशन में। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद किसी भी टू वे स्लैब के लिए कितना स्टील लगेगा, इसकी गिनती करना आसान हो जाएगा, जिससे न सिर्फ ढांचा मजबूत और सुरक्षित बनेगा, बल्कि पैसों की भी बचत होगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये टू वे स्लैब होता क्या है। फिर एक एक करके मेन क्रैंक बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार और टॉप एक्स्ट्रा बार्स की गिनती करेंगे। और आखिर में एक क्विक समरी के साथ ये जानेंगे कि ये सारी मेहनत, ये सारी कैलकुलेशंस आखिर इतनी ज़रूरी है क्यों। ठीक है, तो सीधे कैलकुलेशन में कूदने से पहले चलिए जरा इसकी बुनियाद को समझ लेते हैं। आखिर ये टू वे स्लैब है क्या भला? और ऐसी क्या चीज है जो इसे खास बनाती है? इसे ना एक ट्रैम्पोलिन की तरह समझिए, जिसके चारों कोनों पर स्प्रिंग्स लगे हैं। अब जब कोई बीच में कूदता है तो दबाव चारों तरफ बराबर फैलता है ना? टू वे स्लैब भी बिल्कुल यही काम करता है। ये अपने ऊपर आने वाले लोड को चारों दिशाओं में मौजूद बीम्स पर बराबर बांट देता है। ये वन वे स्लैब से एकदम अलग है, जो लोड को सिर्फ दो ऑपोजिट साइड पर भेजता है, किसी छोटे से पुल की तरह। आज की हमारी सारी कैलकुलेशंस एक उदाहरण पर आधारित है। एक स्लैब जिसका साइज है 2400 mm गुणा 3450 mm। और इसके लिए हम 3 तरह की स्टील बार्स की गिनती करेंगे। पहला, मेन क्रैंक बार, जो स्लैब की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो टेंशन को संभालने में मदद करते हैं। और तीसरा, टॉप एक्स्ट्रा बार, जो कोनों को और भी मजबूती देते हैं। चलिए, अब आती हैं पहली और सबसे जरूरी कैलकुलेशन पर, मेन क्रैंक बार्स। ये स्लैब का मेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, इसलिए इनकी गिनती में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को देखिए। यहाँ H का मतलब है स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ और D है स्टील बार का डायमीटर। हम क्रैंक यानी जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसकी एक्स्ट्रा लंबाई जोड़ते हैं, लेकिन जब स्टील को मोड़ा जाता है तो वो हल्का सा खिंचता है। बस उसी खिंचाव को बैलेंस करने के लिए हम एक छोटी सी कटौती करते हैं। तो हमारे फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमें मिलता है 2863 मिलीमीटर। मतलब छोटी तरफ लगने वाली हर मेन क्रैंक बार की कटिंग लेंथ ठीक इतनी ही होनी चाहिए। ये प्रिसीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार अगर छोटी हुई तो ढांचा कमज़ोर होगा और लंबी हुई तो फिट ही नहीं बैठेगी। अच्छा, अब हमें एक बार की लंबाई तो पता चल गई, पर ऐसी कितनी बार्स लगेंगी, इसके लिए हम ये कैलकुलेशन करते हैं। और हाँ, यहाँ एक ज़रूरी बात है कि हम हमेशा एक जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सिर्फ बीच के गैप्स नहीं गिन रहे, बल्कि हमें शुरू वाली बार को भी तो गिनना है। तो हिसाब साफ है, छोटी तरफ के मेन रीइंफोर्समेंट के लिए हमें टोटल 24 बार्स चाहिए और हर एक की लंबाई होगी 2863 मिलीमीटर। ये तो हुई एक दिशा की बात। अब जरा लंबी वाली साइड को भी देख लेते हैं। लंबी साइड के लिए प्रोसेस लगभग सेम ही है, बस हम डायमेंशन बदल देते हैं। एक छोटी मगर मोटी बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ H की वैल्यू थोड़ी कम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बार्स पहली लेयर के ऊपर बिछाई जाती हैं, इसीलिए ये कंक्रीट में थोड़ी ऊपर की तरफ होती हैं। अब आते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स पर। इन्हें स्लैब के एंड्स के पास L/4 जोन में, यानी 1/4 हिस्से में रखा जाता है। ये वो क्रिटिकल एरिया है जहां टेंशन सबसे ज्यादा होता है। इन बार्स को आप उन टांकों की तरह समझ सकते हैं जो ज्यादा तनाव वाले हिस्सों को कस के पकड़ कर रखते हैं, ताकि बीम के पास क्रैक्स ना आएं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये किनारों के पास बिछाई जाती हैं, मेन बार्स के परपेंडिकुलर। हमारी कैलकुलेशन बताती है कि हमें छोटी साइड के लिए 14 टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स चाहिए और लंबी साइड के लिए 10। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि दोनों दिशाओं के लिए कितनी बार्स की जरूरत है। और अब आखिरी कैलकुलेशन, टॉप एक्स्ट्रा बार्स। देखिए, जब मेन क्रैंक बार्स को मोड़ा जाता है तो कोनों पर कुछ खाली जगह रह जाती हैं। ये एक्स्ट्रा बार्स उन्हीं कमजोर जगहों को भरने और उन्हें मजबूती देने के लिए होती हैं। अब इस फॉर्मूले में एक क्यों घटाया जाता है, ये बड़ा दिलचस्प है। इसे एक बाड़ की तरह सोचिए। अगर आपको 4 खंभे लगाने हैं तो उनके बीच में सिर्फ 3 पैनल लगेंगे, है ना? यहाँ भी बिल्कुल वही लॉजिक काम करता है। और हमारी कैलकुलेशन पूरी होने पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें छोटी साइड के लिए 11 और लंबी साइड के लिए 8 एक्स्ट्रा बार्स की ज़रूरत पड़ेगी।
इससे ये पक्का हो जाएगा कि हमारे स्लैब के कोने भी उतने ही मजबूत हैं जितना कि बाकी का हिस्सा। ठीक है, तो हमने सभी अलग अलग हिस्सों की गिनती कर ली है। अब चलिए एक साथ पूरी तस्वीर देखते हैं और इन सभी आंकड़ों को एक जगह लाते हैं। और ये रहा फाइनल रिजल्ट, हमारे स्लैब के लिए जरूरी स्टील का पूरा ब्यौरा। ये टेबल आपको एकदम साफ साफ बताती है कि किस टाइप की कितनी बार्स चाहिए और उन्हें कितना लंबा काटना है। ये किसी भी कंस्ट्रक्शन टीम के लिए एक तरह से शॉपिंग लिस्ट है। इस टेबल के साथ आप कॉन्फिडेंस के साथ मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं और खर्चे का सही अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये सारे नंबर्स तो आ गए, लेकिन असल दुनिया में इनका मतलब क्या है? ये नंबर कागज पर बनी लाइनों से एक ठोस, सुरक्षित बिल्डिंग में कैसे बदलते हैं? देखिए, ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये सुरक्षा को पक्का करने के बारे में है, ताकि ढांचा मजबूती से खड़ा रहे। ये बर्बादी रोक कर पैसे बचाने के बारे में है, और ये साइट पर क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है, ताकि जो डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल वही बनाया जाए। ये आपकी फंडामेंटल इंजीनियरिंग की समझ को मजबूत करता है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सॉफ्टवेयर हमारे लिए सारी गिनती चुटकियों में कर सकता है, क्या इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? क्या सिर्फ एक बटन क्लिक करने में और ये जानने में कि उस बटन के पीछे असल में हो क्या रहा है कोई फ़र्क है? हमारा मानना है कि है। टेक्नोलॉजी एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन असली ताकत तो ज्ञान में ही है। देखने के लिए धन्यवाद।